साथियों नमस्कार। पिछले कक्षा में आपसे चर्चा हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 1857 के विद्रोह के बीच में किस तरह से एक एक रेगुलेशन के माध्यम से भारत के का संवैधानिक विकास हुआ था। इसी कड़ी में आगे हम आपसे चर्चा करेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास भाग 3, इसके अंतर्गत हमने किया क्या है कि आपको भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक हम चर्चा करेंगे। इस कड़ी में आपसे बताना चाहेंगे कि एक महान विभाजक रेखा थी, वह था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद अंग्रेजों ने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और अब भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार था इसको सीधे संसद के हाथों, ब्रिटिश संसद के हाथों सौंप दिया। तो जैसे ही 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सफलता मिली तो अंग्रेजों ने तुरंत ऐतिहासिक निर्णय लिया और किया क्या कि भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया और इसके तहत एक ऐसा रेगुलेशन पास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में कंपनी के अंत की घोषणा की और ब्रिटिश शासन की शुरुआत की बात कही। देखिए, गवर्नर जनरल के पद का अंत कर दिया गया और इसी के साथ वायसराय के पद का सृजन किया गया। वायसराय का पद सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग को प्रदान किया गया और इसी के साथ अगला जो ऐतिहासिक कदम था, अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया। जिन जातियों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों ने उन्हें लड़ाकू जातियां कहा और जिन जातियों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था उन्हें गैर लड़ाकू जातियां कहा। अफसोस आज भी सेना में वही मॉडल है, वही व्यवस्था आज भी सेना में कायम है। और साथ में देखिए, एक भारत सचिव नाम के नए पद का सृजन किया गया और भारत सचिव का जो पद का सृजन किया गया, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसके कुछ समय बाद अगला जो रेगुलेशन आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी रेगुलेशन से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। आगे आपसे बताना चाहेंगे कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानूनी प्रक्रिया में शामिल करने का काम 1861 में किया गया। देखिए, शासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी इसी के साथ प्रारंभ हुई। आगे आपको हम बताना चाहेंगे कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उच्च न्यायालयों का भी गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया। आगे आप चर्चा करेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था। इस मैरिज एक्ट के तहत पहली बार 18 वर्ष लड़के की उम्र निर्धारित की गई और 14 वर्ष लड़कियों की उम्र निर्धारित की गई। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला उस समय के लिए था, क्योंकि उस समय समाज में कई तमाम तरह की जो भ्रांतियां थी, कुप्रथाएं थी, वो थी। तो कहीं न कहीं से अंग्रेजों का यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक था। एक अगला काम किया गया, अंग्रेजों द्वारा किया गया क्या कि अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई। और अगला स्टेप में किया क्या गया कि बहुपत्नी प्रथा का भी अंत कर दिया गया। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत बहुपत्नी प्रथा का अंत कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि इसे शाही उपाधि अधिनियम जो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में यहाँ आयोजित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जस्ट बाद तुरंत एक पहला अधिनियम आया था और इस अधिनियम के तहत किया क्या गया कि देखिए, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ भारतीय परिषद अधिनियम 1862 के तहत किया गया और इसमें एक और सुविधा आपको प्रदान की गई, यानी भारतीयों को अगली सुविधा क्या प्रदान की गई कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने के लिए छूट प्रदान की गई, अधिकार प्रदान किया गया, परंतु इन्हें मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि इलबर्ट बिल विवाद ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। इस विवाद में पहली बार ऐतिहासिक काम किया गया। देखिए, हुआ क्या कि यह एक न्यायिक सिस्टम था कि अंग्रेज जज भारतीयों के मुकदमों को देख सकते थे, लेकिन भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमों को नहीं देख सकते थे। यही विवाद था, इलबर्ट विवाद। इसका भी इस
काफी इस मामला ये बहुत तेज से उठा था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे बड़े आसानी से दबा दिया। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि भारत, आपके इस क्लास में भारत का संवैधानिक विकास भाग 3 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारतीय परिषद 1892 तक के भारत के संवैधानिक विकास को चरणबद्ध तरीके से आपको समझा दिया गया है। और आप इस पर एक पॉइंट आप अगर ध्यान देंगे तो आपको बातें समझ में आती चली जाएंगी। जय हिंद साथियों।